के बारे में, वेरिएबिलिटी के बारे में। जैसे कि आप सेंट्रल टेंडेंसी से सभी भली भांति परिचित हैं, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी का ज्ञान आप लोग को दे दिया है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा हम क्या करते थे, कभी भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हम एक वितरण के मध्य बिंदु का पता लगाने का काम करते थे। जब जो भी हम सेंट्रल टेंडेंसी की माप करते थे उसमें क्या करते थे, जो मध्य बिंदु है, जो एवरेज है, उसका हम पता लगाते थे। तो मीन मीडियन मोड का काम था, जो भी सेंट्रल टेंडेंसी था उसके द्वारा हम मध्य बिंदु का पता लगाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमको ज्ञात होता है, लेकिन श्रृंखला के पद जो होते हैं मध्य बिंदु के आसपास कितने वितरित हैं इसका हमको पता नहीं होता है। देखिए, हमको सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा मध्य बिंदु का मान तो पता हो गया, लेकिन मध्य बिंदु के मध्य किस तरीके से अंक वितरित है इसका हमको पता नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जब हमको पता करना होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास कितने अंक हैं जो वितरित हैं या फैलाव जो है उसका पता लगाने के लिए हम विचलनशीलता की माप का यूज़ करते हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा मध्य बिंदु का माप करते हैं, लेकिन मध्य बिंदु के आसपास कितने वितरित है संख्या, कितना फैलाव है, कितना बिखराव है, उसका पता लगाने के लिए हम विचलनशीलता का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इस रो को समझते हैं, तब जाके हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे। रो को देखिए, ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी स्टूडेंट्स हैं, और ए को मैथ्स में कितना है, 30 है, इंग्लिश में 30 है, साइंस में 25 है, हिंदी में 25 है, ज्योग्राफी में 20 है, हिस्ट्री में 20 है। और उसी तरह बी है, तो बी को मैथ्स में 12 है, इंग्लिश में 15 है, साइंस में 35, हिंदी में 30, ज्योग्राफी में 25 और हिस्ट्री में 33 है। तो दोनों का जो अंक है, मतलब कि ए है और बी है, ए और बी अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो 150 आता है। तो मध्य बिंदु निकालना आप जानते हो सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी बराबर क्या होगा, यहाँ टोटल दोनों का आप देखिए 30 आप जोड़ेंगे ना तो 150, दोनों का ए का भी टोटल आएगा 150 और बी का भी टोटल आएगा 150। तो 150 में अगर आप 6 कितना रो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से आप करोगे तो 6 से करने पर हमको क्या आता है, 25 आ जाता है। तो ये 25 हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो हमको मीन का नॉलेज तो यहाँ हो गया, मीन कितना है 25 हो गया। आप देख रहे हैं कि जो ए है और बी है, ए और बी जो स्टूडेंट ए और बी है, दोनों का क्या है, दोनों का जो नंबर है वो कितना है, 25 है, 25 है, ठीक है। तो 25 हमको मीन आ जा रहा है, दोनों का मीन हमको 25 आ गया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो दोनों आप रो देखिए ध्यान से, तो ए रो देखिए और बी रो देखिए। तो ए और बी रो में देखने से आपको क्या पता चल रहा है, आप ए रो ध्यान से देखिए, जो मार्किंग है, जो ए को नंबर है वो हाईएस्ट कितना है 30 है और लोवेस्ट कितना है 20 है। तो इसका हाईएस्ट 30 है और लोवेस्ट 20 है। लेकिन अगर हम बी में जाते हैं तो बी में हाईएस्ट कितना है 35 है और लोवेस्ट कितना है 12 है। तो हम ऐसे अगर मीन सेंट्रल टेंडेंसी के व्यू से देखते हैं तो दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है, हमने मीन निकाला, दोनों का 25 आ गया तो हम बोलेंगे मीन। लेकिन अगर आप ध्यान से इस रो को देखोगे तो कहीं ना कहीं ए और बी में डिफरेंसेस क्लियरली दिख रहा है। आप बोल सकते हैं ना कि ए को ना हाईएस्ट आया है 30 और बी को हाईएस्ट जो होता है 35 है। तो ये अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकाला तो दोनों का 25 आ गया। तो ये जो अंतर है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हाईएस्ट कितना है, ए का हाईएस्ट 30 है और इसमें हम मीन निकाल दिए तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये विचलनशीलता की माप इसकी 5 हो गई, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स है 30, ठीक है। यहाँ देखिए हाईएस्ट मार्क है 30 ए का और हमारा मीन कितना आ गया 25। तो हमने 30 में से 25 घटा दिया तो 5 हमारा विचलनशीलता हो गया, जो हमको यहाँ दिख नहीं रहा था, लेकिन हम विचलनशीलता के द्वारा ये अंतर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी का देखते हैं। तो बी का हाईएस्ट है 35 और आपका सेंट्रल टेंडेंसी आ गया 25, तो सेंट्रल 25 निकाल देंगे तो यहाँ 10 है। तो ए का विचलनशीलता 5 हो गया और बी का विचलनशीलता आपका 10 हो गया। तो विचलनशीलता वह माप है। अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ, समझते हैं। पहले आपने रो समझ लिया, सेंट्रल टेंडेंसी में हमको पता नहीं होता है, सेंट्रल टेंडेंसी में डायरेक्ट हमको मध्य बिंदु पता चल जाता है। तो मध्य बिंदु हम देख रहे हैं ए और बी दोनों का है, लेकिन ध्यान से देखने पर हम देखते हैं ए और बी रो में क्लियर डिफरेंसेस है, क्योंकि ए का हाईएस्ट 30 है और बी का हाईएस्ट 35 है और साथ ही साथ इसका लोवेस्ट 12 है और इसका लोवेस्ट कितना है 20 है। तो ये अंतर क्लियरली हम
वेरिएबल्स में देखते हैं हम, वेरिएबिलिटी में इसी की जांच करते हैं कि जो अंक फैले हुए हैं वो किस हद तक फैले हुए हैं। जैसे यहाँ अंक 30 से लेकर 20 तक फैले हुए हैं और यहाँ अंक 35 से लेकर 12 तक फैले हुए हैं। तो ये फैलाव हम किस में देखते हैं, विचलनशीलता में देखते हैं, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं देख पाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में केवल मध्य बिंदु की माप करते हैं। तो मध्य बिंदु यहाँ 25 है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान मूल्य के आसपास विचलित है, अर्थात फैले रहते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ मैंने मिड निकाला है, तो मध्यमान के आसपास विचलित है या फैला हुआ है, इसकी जांच हम करते हैं। हमने 25 निकाल लिया, लेकिन इससे कितना विचलित है, तो 30 से हमने 25 निकाल लिया तो 5 विचलित है। तो ये आपका 5 हो गया ना, क्या हो गया, लिंडुकिस के अनुसार जो फैला हुआ है, जो ये 5 जो फैलाव है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबिलिटी बोलेंगे। उसके बाद गैरेट के अनुसार है विचलनशीलता का तात्पर्य प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से, यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। विचलन यही वही बात है कि वितरण या फैलाव से होता है और यह सेंट्रल टेंडेंसी के चारों ओर होता है। अभी सेंट्रल टेंडेंसी का मैंने बात बताया ना, तो सेंट्रल टेंडेंसी के ये चारों ओर होता है, ठीक है। इससे समूह की विभिन्नता की जानकारी होती है। देखिए, दो समूह हमको सेंट्रल टेंडेंसी में हम अंतर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन दो समूहों में हमने अंतर निकाल लिया ना कि ए का वेरिएबिलिटी कितना है, 5 है, और बी का वेरिएबिलिटी 10 है। तो दो समूहों की विभिन्नता की जानकारी हो जाती है। समूह जो होता है सजातीय है या विजातीय है, मतलब कि समानता ज़्यादा है कि विषमता, असमानता ज़्यादा है, इसकी जानकारी हमें। अब इस समूह में असमानता कितनी है, 5 है, और बी में कितनी है, 10 है। तो समानता असमानता की जानकारी प्राप्त होती है। समूहों में तुलना होती है, यहाँ समूह में हम तुलना आराम से करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी दोनों का 25 आ गया, हम तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबिलिटी निकालते हैं तो दोनों समूहों में हम आराम से तुलना कर सकते हैं। विभिन्न समूह में प्राप्तांकों में अंतर होता है। प्राप्तांकों के अंतर को हम जानते हैं कि ए और बी में दोनों में कितना अंतर है, समूह में तुलना हो गया। और इसका उद्देश्य देखिए, ये भी एक तरह से उद्देश्य ही है, लेकिन एक उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यमान विश्वसनीयता की जांच की जाती है। 25 हमको मध्यमान आ गया, लेकिन ये मध्यमान कितना विश्वसनीय है इसकी जाँच हम वेरिएबिलिटी के द्वारा करते हैं। पुनः गणितीय विश्लेषण, विभिन्न तरह के स्टैटिकल मैथ्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो भी स्टैटिकल्स हम मैथ्स में यूज करते हैं उसके द्वारा हम सांख्यिकी मापों को निकालने में सक्षम हो जाते हैं, और इसके मध्यमान से गणनाएं सरल एवं लाभकारी होती हैं। इस तरह आज हमने जाना कि वेरिएबिलिटी क्या है और वेरिएबिलिटी निकालने के क्या साधन है, क्या तरीके हैं। इससे के साथ थैंक यू सो मच।